जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है यूनिट सिस्टम के ऊपर है। मैं खुरम शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे पेयर ऑफ किडनीज़ की, जो कि आपको पता है मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स लाइन के नेफ्रॉन्स जो हैं वो अपने अंदर रखती हैं। तो लिहाजा आज का टॉपिक जो है हमारा नेफ्रॉन को लेकर ही होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे अबाउट दी किडनीज़ के जो हमारी किडनीज़ हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और उनके कुछ मेजर एनाटॉमिकल पार्ट्स यानी कुछ एनाटॉमी की हम बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स, ये जो किडनीज होती हैं, आप कह लें कि इनका अगर हम पूरी बॉडी का अगर लेट्स से दैट अपना वेट करें, पूरी बॉडी का वेट करें, तो किडनीज आर जस्ट रियली स्मॉल पार्ट। ये हमारी बॉडी के वज़न का सिर्फ 1% होती हैं। लेकिन द बिगेस्ट थिंग इज़ कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट जो है हमारा, ये हार्ट तकरीबन इसको ब्लड सप्लाई देता है कोई राउंड अबाउट 20% एक कार्डिक बीट पर। यानी कह लें कि जब एक कार्डिक बीट होती है तो तकरीबन 20% तक ब्लड जो है वो हमारा किडनी में एंटर करता है। और ये एंटर करता है कुछ ख़ास किस्म की खून की नालियाँ, जिन्हें हम रीनल आर्टरीज़ कहते हैं, रीनल आर्टरीज़। और फिर ये खून की नालियाँ एंटर कर जाती हैं एंड रियली गो इनसाइड द किडनीज। और फिर ये डेफिनेटली खून की नालियाँ बाहर भी आ जाती हैं बाद में, और इनको हम रीनल वेन्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप कह लो कि जो किडनी है उसमें बहुत से उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें हम आपको आगे जाके जो है डिटेल में सारा बता देंगे। तो ये किडनी के जो पार्ट्स हैं, ये जो भी मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पिरामिड की तरह का स्ट्रक्चर आप कभी किडनीज बकरे वगैरह की किडनीज होता है कि इंसान देख सकता है, उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकता है। तो ये है कि ये जो हिस्सा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेड्यूला। और ये हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है वो यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से फिर लीव आउट कर जाता है। लेकिन ये जगह है, यू कैन से दैट प्लेस दैट इज कॉल्ड बेसिकली पेल्विस। और यहाँ से स्टूडेंट्स एक नाली निकलती है जो यूरिन लेकर जो है वो बाहर आती है। एंड दैट टिब्यूल जो यूरिन लेके बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। और जैसा कि आपके जिस्म में दो किडनीज होती हैं, तो जो यूरेटर्स की तादाद है वो दो है। ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो अब एक चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वो जो ब्लड एंटर करता है, तो फिर कह लें कि कुछ फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स हैं जिनके पास ये ब्लड जाता है, और वहाँ के जो ट्यूबुलर सेक्शंस हैं वहाँ पे ये ब्लड फ़िल्टर होता है। फ़िल्ट्रेशन जो है ये करता है, यानी फ़िल्टर होने के बाद जो है ये ब्लड जो है रीएब्जॉर्ब होता है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन जो है ये हो रही होती है। तो रीएब्जॉर्प्शन जब हो जाती है तो ये फिर कह लें कि ब्लड जो है वो साफ़ हो जाता है किडनीज़ के अंदर जाने के बाद। साफ़ से मुराद है कि इसमें जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, ठीक है, जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये सारा का सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि किडनी जो है ये कैसे काम कर रही होती है। सो पहले 3 मिनट में हमने शायद ये समझा है कि किडनी के मुख्तलिफ सेक्शंस क्या हैं और किडनी कैसे काम कर रही है। लेकिन अभी इसकी फिजियोलॉजी, इसकी एनाटमी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अभी तो डिटेल डिस्कशन आपसे बाकी है। तो यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा और इसको ऐड करूँगा और बताना चाहूँगा कि जो यूरेटर है ये ओपन होता है एक ब्लेडर में। यहाँ से भी यूरेटर एंटर करेगा ब्लेडर में। और ये जो ब्लेडर है ये बेसिकली कह लें कि ये वो पार्ट है बॉडी का जो कि यूरिन कलेक्टर है, यानी सारी यूरिन जो है यहाँ पर आकर इकट्ठी होती है। सो यू कैन से इट एज अ यूरिन कलेक्टर है। और उसके बाद फिर एक नाली और है जो कि बाहर की इन्वायरमेंट में जो है सारा यूरिन लेके चले जाती है, दैट इज़ कॉल्ड यूरिथ्रा। इसको जो है वो यूरिथ्रा का हम नाम देते हैं। और इसमें आपको पता है कि हमारा जो ब्लेडर है उसको कंट्रोल करते हैं कुछ मसल्स। नो डाउट वो मसल्स भी जो हैं दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और दे आर रियली वर्किंग कि जो हमारा यूरिन है वो पहले जमा होता रहे और फिर जमा होने के बाद जब हमें हाजत होती है वी जस्ट रियली वांट टू यूरिनेट, लिहाजा यू जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द यूरिथ्रा और ये बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अब और आगे चलें और थोड़ा सा नेफ्रॉन की बात करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नेफ्रॉन है बेसिकली ये क्या है, दे आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो पता लग जानी चाहिए कि आपकी किडनी का जो है जो काम करवा रहे हैं वो फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, राइट। एंड देर आर टू काइंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स की जो हैं वो दो किस्में होती हैं। नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टेक्स में जो पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं वो जक्स्टा मेडुलरी कहलाते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो होते हैं जो आपको कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों में मिलेंगे, यानी इस मेड्यूलरी पार्ट में भी मिलेंगे, कॉर्टेक्स में भी मिलेंगे। तो ये जो हमारे पास दो किस्म के नेफ्रॉन्स हैं, स्पेशली जक्स्टा मेडुलरी, या आप कह लें कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने का काम करते हैं। कंसनट्रेटेड जो यूरिन है, आप कह लो कि कंसनट्रेटेड यूरिन यानी कि ऐसी यूरिन जिसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूट हो विद अ लॉट ऑफ यूरिया यू कैन से, ये जो है पॉसिबल है जक्स्ट्रा मेडुलरी। बिकॉज इसमें ये होता है कि जो नेफ्रॉन है वो कुछ हिस्सा नेफ्रॉन का, स्पेशली जो लूप ऑफ हेनले है वो एम्बेडेड होता है मेड्यूला में, और बाकी पार्ट जो है इसका आप कह लो कि इट्स बीन देयर इन द कॉर्टेक्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड भी एग्जिस्ट करता है, राइट। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आप इसको कहोगे। एड्रीनल ग्लैंड भी जो है आपकी किडनीज के टॉप पे जो है ये पाया जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो अरेंज हैं कॉर्टेक्स में, उनको डेफिनेटली मैंने आपको कॉर्टिकल कह दिया है, लेकिन कुछ है जो नेफ्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा मेडुलरी हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और डेफिनेटली दे आर यूज फॉर द कंसनट्रेटेड यूरिन। अब थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स नेफ्रॉन की तरफ आते हैं, राइट, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेफ्रॉन क्या है, ठीक है। सो नेफ्रॉन स्टूडेंट्स बेसिकली आप कह लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से दैट कि ये जो नेफ्रॉन है इट्स रियली एंड अप इन अ पेल्विस में आकर ये नेफ्रॉन की एंडिंग होती है, और फिर जो है कह लें कि यूरेटर्स के थ्रू जो है यूरिन बाहर जाता है। लेकिन द क्वेश्चन कम्स हियर कि जब रीनल आर्टरीज एंटर करती हैं तो ये कहाँ जाती हैं। तो रीनल आर्टरी स्टूडेंट्स आगे से दे डिवाइड इनटू अ वेरी फाइन आर्टरीज, थोड़ी सी बारीक आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो लेट्स से दैट एक हमारे पास जो किडनी है, ठीक है, एक किडनी है, तो एक किडनी के पास साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स का मतलब है कि राउंड अबाउट 2 मिलियन और मोर देन 2 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो किसी दो किडनीज के पास होंगे, यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो थोड़ा सा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझते हैं और फिर उनके मुख्तलिफ हिस्सों के काम करने के तरीके को समझते हैं, ताकि हम नेफ्रॉन के बारे में मैक्सिमम जान सकें जो कि किडनी के अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स नेफ्रॉन के बारे में ये है कि अगर एक खून की नाली है एंड इट्स बीन देयर और ये कुछ सब डिवाइड हो गई है, राइट, कुछ सब डिवाइड हो गई है और फिर ये बाहर जा रही है, तो इसको हमने नाम दिया है, जो नेफ्रॉन की तरफ आ रही है, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और जो जा रही है नेफ्रॉन के पास से उसको हमने नाम दे दिया है एफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखो चूँकि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, खून का प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, अराउंड अबाउट 120 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है ये प्रेशर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर जो है कह लो कि ये लगाया जा रहा है यहाँ पर, और खून का जो है वो फ्लो हो रहा है इर्द गिर्द। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे से सुराख हैं, राइट, देयर आर बिट काइंड ऑफ पोरस सेमी परमिएबल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद हैं।
तो ये जो आगे कैपिलरीज बहुत ज़्यादा कैपिलरीज में आगे से डिवीजन हो चुकी हुई है इन आर्टरियोल्स की, ठीक है। तो बाद में जब ये कैपिलरीज का एक गुच्छा कह लें आप, तो इसको इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे बेसिकली ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का जो है मैं इसको नाम दूंगा ग्लोमेरुलस। और फिर आप कह लो कि ये जो हमारे पास समथिंग लाइक होल्स हैं, ठीक है, या सेमी परमेबिलिटी इन कैपिलरीज की, तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा यू कैन से कि ब्लड को प्रेशर से जो है थ्रो करेंगे और ये बाहर निकाल देंगे एक कैप्सूल में, राइट। एक कैप्सूल यहाँ पे होगा, राइट। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विद द रेड। ये कैप्सूल होगा एंड दिस कैप्सूल इज बीइंग डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट, उसका नाम था बूमैन, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है बूमैन्स कैप्सूल, ठीक है जी। बोमैन्स कैप्सूल हम इसको कहेंगे। और यू कैन से कि अब ये जो बोमैन्स कैप्सूल है ये क्या करेगा कि ये फिल्ट्रेट जो हासिल कर लेगा जो कि प्रेशर की वजह से मूव कर गया है फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, राइट। ग्लोमेरुलस ये पार्ट है, तो ग्लोमेरुलस ये हिस्सा है और इससे ये सारा का सारा फिल्ट्रेट जो है इधर आ गया है इनटू द बोमैन्स कैप्सूल। अब बोमैन्स कैप्सूल से स्टूडेंट्स ये एक ट्यूब सी इलोंगेट हो रही है, ठीक है, एंड इट्स बीइंग समथिंग लाइक थोड़ी सी मूव कर रही है आगे पीछे। इसको हम कॉन्वल्जेंस कहते हैं, कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। और फिर ये स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि एक छोटी सी लूप बन रही है और हम इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। थोड़ा सा यहाँ से थिक हो जाती है ये, थोड़ी सी थिक हो जाती है यहाँ से, और इट जस्ट रियली गोज ऑन लाइक दिस। ओके, सो यहाँ से ये एंड अप हो जाती है और ये जाकर एंटर कर जाती है एक और ट्यूब में, इसको ट्यूब्यूल कहोगे आप, एंड यू कैन कॉल इट एज अ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आप इसको कहोगे। स्टूडेंट्स ये जो पूरा का पूरा ट्यूब्यूल है यू कैन कॉल इट एज अ रीनल ट्यूब्यूल, राइट। यू कैन कॉल इट एज अ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल आप इसको नाम दे दोगे। और ये जो आपके पास एक हिस्सा है दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, लेट मी जस्ट यूज दिस पेन, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल, राइट। इसको आप रीनल कॉर्पसल का नाम दोगे, स्पेलिंग आप देख लें। तो ये रीनल कॉर्पसल है, ठीक है। दिस पार्ट इज रीनल कॉर्पसल, दिस पार्ट द ट्यूबुलर पार्ट। ये स्टूडेंट्स जो ट्यूब है इसको आप ट्यूब्यूल कहेंगे और ये हिस्सा एक ख़ास किस्म का, इसको प्रॉक्सिमल नाम देंगे आप, प्रॉक्सिमल। तो आप इसको कहोगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, नो डाउट। और स्टूडेंट्स आप इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहने के साथ साथ उसको कॉन्व्यूलेटेड भी कह सकते हैं क्योंकि थोड़े से इसमें टर्न्स हैं, राइट। तो कॉन्व्यूलेटेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारे पास एक लूप सा ही क्रिएट हो गया है जहाँ से डेफिनेटली फिल्ट्रेट जो है वो मूव करेगा और नो डाउट यहाँ से बहुत से डिफरेंट एब्जॉर्प्शन के जो कह लें कि प्रोसेस है वो भी होगा। तो दिस लूप इज बीइंग डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज हेनले, तो इसको हम नाम देंगे लूप ऑफ हेनले, राइट। तो लूप ऑफ हेनले जो है इसको हम नाम दे देंगे। फिर ये एक और ट्यूब्यूल है जो कि डेफिनेटली लूप ऑफ हेनले के बाद आपको नज़र आ रहा है, एंड दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज अ, दिस ट्यूब्यूल विल बी कॉल्ड एज अ डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड। ये भी कॉन्व्यूलेटेड है, कॉन्व्यूलेटेड डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, राइट, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये ट्यूब्यूल जो है इट्स गोइंग टू बी है। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है कह लें कि एक कलेक्टिंग डक्ट है जो कि आपको नज़र आ रही है जो कि रिसीव करेगी यूरिन। स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा नेफ्रॉन मैंने आपके सामने बना दिया है इसके दो हिस्से हैं, बल्कि तीन हिस्से आप चलें कह लें। द फर्स्ट पार्ट इज रीनल कॉर्पसल जो कि ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल कंप्राइज करता है। उसके बाद ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिस कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले and proximal tubule and convoluted proximal tubule and distal convoluted tubule, और फिर आखिर में एक बड़ा सारा ट्यूब that is called the
कलेक्टिंग डक्ट। जैसे एक कोई मोहल्ला है, उसमें नालियाँ हैं छोटी छोटी सी, तो एक नाला होता है, तो ये दिस द नाला राइट। और इस तरह एक और ट्यूब्यूल ऊपर लगा होगा, यू कैन से कि यहाँ पे यार ऊपर चले जाओ, तो यहाँ पर एक और नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल जो है वो ओपन हो रहा है यहाँ पर आके। सो दिस कलेक्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन्स, डिफरेंट नेफ्रॉन्स का फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स अब थोड़ी सी बात करते हैं कि फिल्ट्रेट के साथ क्या होगा। स्टूडेंट सीन ये होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे पास फिल्ट्रेशन जब होती है, इसे हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा था दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ये प्रेशर फिल्ट्रेशन में ये हुआ कि बहुत से यूज़फुल मटेरियल भी जो है वो इस फिल्ट्रेट का हिस्सा हो गया। यानी फिल्ट्रेट में आपको बहुत से यूज़फुल मटेरियल भी आपको मिलेगा। जैसे यू कैन से कि फ़िल्ट्रेट में जो है वो ग्लूकोज फ़िल्टर हो चुका हुआ है, जैसे बहुत से सॉल्ट्स जो हैं वो फ़िल्टर हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये जो फ़िल्ट्रेट है इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी जो है वो शामिल हो चुके हुए हैं। और इसमें जो है आप सॉल्ट्स कह लो, इसके अलावा इसमें आप नाम दे लो इसका अमाइनो एसिड्स का। तो अब आप कहोगे कि भी जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर तो काफ़ी कुछ जो है वो शामिल हो गया है, विच इज़ नॉट बीइंग डिस्क्रेटेड, या उसको निकाल नहीं सकते आप। तो वो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे एक अमल होगा डिफ्यूजन। तो उस डिफ्यूजन के थ्रू जो है यहाँ पर आपको एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा पहले डिफ्यूजन से पहले, कि ये जो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, आर्ट्रियोल, ये एक्सटेंड होएगा तकरीबन इस ट्यूब्यूल के साथ है। ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल जो है इसके साथ एक्सटेंड होगा, ये ऐसे घूमता रहेगा इसके साथ। ठीक है, लाइक दिस, लुक एट दैट, लुक एट दैट, ऐसे। ठीक है, ये देखो, सो ये लुक एट दैट लाइक दिस। ये एक कैपिलरी है जो घूमती रहेगी ट्यूब्यूल के साथ साथ। ठीक है, ये कैपिलरी है जो कि घूमती रहेगी इस ट्यूब्यूल के साथ साथ। इस कैपिलरी को स्टूडेंट्स कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल देम? पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, राइट। यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो आपने पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का जो है वो नाम नहीं भूलना है। ठीक है, सो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज का क्या रोल है कि यहाँ से डिफ्यूजन होगी किसकी, ग्लूकोज की, सॉल्ट्स की, अमाइनो एसिड्स की, और ये सारे के सारा जो मैटर है, मादा है, ये वापस किस में चला जाएगा, ये सारा का सारा दोबारा ब्लड में शामिल हो जाएगा। पहले देखो आपने देखा कि जो फिल्ट्रेट है ये सारा का सारा फिल्ट्रेट बना, और फिर ये मैटर भी चला गया फिल्ट्रेट के साथ साथ, तो लेकिन ये क्या सीन हो रहा है कि अब दोबारा ये ब्लड कैपिलरीज हैं, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। सो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है दोबारा डिफ्यूजन के अमल से ये सारा का सारा फिल्ट्रेट दोबारा चला जाएगा। और पानी भी किसी हद तक यू कैन से फिल्ट्रेट का हिस्सा होता है, तो थोड़ा बहुत पानी भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा। स्टूडेंट्स एक और चीज़ आप याद रखो, ये जो हमारे पास लाइनिंग होती है ना, ये जो ट्यूब्यूल की लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग, ये सिक्रीशंस भी करती है। ट्यूब्यूल की लाइनिंग जो है ये सिक्रीशंस भी करती है, इट कैन सिक्रीट सम केमिकल्स, सिक्रीशन भी करती है। ये सिक्रीशन याद रखिएगा, ये पीएच बैलेंस करने की कोशिश करती है। पीएच कैसे बैलेंस करती है कि ये जो है आप कह लो कि रिलीज़ करती है हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है इसकी ट्यूब्यूल की, ये क्या करती है कि ये सिक्रीशन करती है। ये सिक्रीशन करती है किसकी, हाइड्रोजन आयंस की। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये रिलीज़ होते हैं। तो नो डाउट ये जो है यहाँ से प्रेशर फिल्ट्रेशन की वजह से आप कह लो कि डिफ्यूजन हो रही है, और डिफ्यूजन की प्रेशर की वजह से डिफ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन से ही यूज़फुल जो हमारे पास मटेरियल था ये सारा का सारा वापस आ रहा है ब्लड के अंदर। तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे, ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये वाला जो लूप है इसको हम कहते हैं जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। देखो ये फिल्ट्रेट जो है यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होगा ना, यहाँ से निकला फिल्ट्रेट, इट्स बीन गोइंग ऑन, और यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग, राइट, डिसेंडिंग लूप। ठीक है, डिसेंडिंग लूप कहेंगे इसको आप।
और यहाँ से ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ये थोड़ा सा थिक भी हो गया, इट बी जस्ट बिकम थिक ओवर हेयर, तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग लूप। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज हैं जो यहाँ से निकल रही हैं, ये वापस आप कह लें कि यहाँ से फिर सारी कैपिलरीज इकट्ठी होकर ये एक रीनल वेन बन के चली जाएंगी। और याद रखिए ये भी आर्ट्रियोल है और ये भी आर्ट्रियोल है। ठीक है, ये जो एंटर हुआ था ये भी आर्ट्रियोल था, कैपिलरीज सॉरी जो वेसल्स एंटर हुई थी और जो बाहर निकली थी ग्लोमेरुलस बनकर, वो भी आर्ट्रियोल्स थी। और इसको आप वेन कह सकते हो बिकॉज इट्स बीन गोइंग आउट फ्रॉम द नेफ्रॉन नाउ। ठीक है, जब जो ब्लड वापस दिल की तरफ लेके जाएगी तो इट विल बी वेन्यूल, या आप इसको वेन का नाम दे सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ वेन्यूल, या आप इसको वेन का नाम दे सकते हो। तो ये असेंडिंग लूप है, ये डिसेंडिंग लूप है, ये डिसेंडिंग लूप है, ये असेंडिंग लूप है। और स्टूडेंट्स ये जो कैपिलरी है ना, ये जो हमारे पास पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी, इसको हमने नाम दिया था अभी, दैट विल बी कॉल्ड एज पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। ये मैंने यहाँ पे लिखा था पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी। ये सारी जो कैपिलरी है जो कि मूव कर रही है अराउंड द ट्यूब्यूल, तो आप कह लो कि ये जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी है, इसको जो स्पेशली यहाँ से जो बिल्कुल लास्ट साइड ऑफ द लूप ऑफ हैनलिस से जो गुजर रही है, इसका यहाँ पर ख़ास नाम हम देंगे, इसका हम यहाँ पे नाम देंगे वैजा रेक्टा, क्योंकि यहाँ से भी ये काफ़ी ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स याद रखो ये वाला जो लूप है ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये वाला जो लूप है यहाँ से कह लो कि बहुत से जो सोडियम आयंस हैं ये सारे के सारे एंटर कर जाते हैं इस ब्लड वेसल में। और यू कैन से कि यहाँ पे जो गैप है, ये जो एक छोटा सा गैप आप कह लें कि लूप बना है, इसके पीछे भी एक राज ये है कि थोड़ा सा जब कैपिलरीज आपस में एसोसिएटेड हों तो यहाँ पर क्या होगी कि आयंस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे सोडियम आयंस यहाँ से पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, तो यहाँ से जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा ब्लड वेसल में चला जाता है, और यहाँ से सोडियम भी जो है वो सारा का सारा ब्लड वेसल में चला जाता है। तो लिहाजा इस सारे मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट। वी यूज टू कॉल इट एज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें एक हार्मोन भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। याद रखिएगा कि यूरिन को हमने करना है कंसनट्रेटेड, तो कंसनट्रेटेड यूरिन को हम दो मेथड से करते हैं। एक मेथड तो यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और एक मेथड जो कंसनट्रेट करने का है यूरिन को, यानी उसको उसमें से पानी बाहर निकाल देने का और यूरिन को थिक करने का, वह है हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स जो हैं ये कह लें कि इनकी मदद से भी ऐसा होता है। और दो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन और एक हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन और एंटी डायूरेटिक कैसे एक्ट कर रहे हैं कि ये जो सोडियम आयंस हो रहे हैं ना, जो कि ब्लड में जा रहे हैं, वेसल में जा रहे हैं, ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं जा रहे, एटीपी खर्च करके जा रहे हैं। तो एटीपी खर्च करके अगर जा रहे हैं तो यू कैन से कि ये कर रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, ये क्या कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि दे आर मूविंग फ्रॉम अ सोल्यूट कंसंट्रेशन, फ्रॉम अ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन अगेन। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम आयंस या सॉल्ट्स की काफ़ी मिकदार है ब्लड वेसल में, लेकिन फिर भी सॉल्ट जो है वो इस यूरिन से, यानी जो कि ट्यूब्यूल में है, इसलिए एरिया थिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन भी सिक्रीट होता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर एल्डोस्टेरोन भी सिक्रीट हो रहा होता है, एल्डोस्टेरोन भी जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि यहाँ पर बड़ा सीन चल रहा है कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी एक्टिव है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, सोडियम आयंस मूव कर रही हैं, इनमें सोडियम आयंस ब्लड वेसल में आने की वजह से यहाँ से पानी भी अट्रैक्ट कर रहा है इस लूप से। तो एक कह लो कि यहाँ पे यूरिन डाइल्यूट है, ठीक है, और यहाँ पे यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो गई है। यहाँ पे डाइल्यूट है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड हो गई है, बिकॉज यहाँ से आयन सारे यू कैन से कि मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द ब्लड वेसल, और यहाँ पर पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये आपको आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने हार्मोन्स की बात की, तो एडीएच स्टूडेंट्स ये भी एक हार्मोन है जो कि कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन में एक हार्मोन एक्ट कर रहा है एडीएच, यानी जो भी फिल्ट्रेट आया है यहाँ पे, लेट्स से दैट के 180 लीटर कह लेंगे फिल्ट्रेट जो है वो पूरे दिन में यू कैन से कि एक किडनी जो है वो बनाती है, लेकिन उसमें से फिल्ट्रेट में से तकरीबन 178 जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और सिर्फ 2 लीटर जो है कह लो कि जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन की शक्ल इख्तियार करता है।
तो अगर आपको हो कि इसको थोड़ा सा ज़रा परसेंटेज की फॉर्म में सोचा जाए तो इसकी परसेंटेज मैं आपको कुछ बताऊंगा, समथिंग लाइक 99.5%, यानी जितना भी फिल्ट्रेट होता है 99.5% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। यानी कि जो रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म है, इसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि वी आर बीइंग सेइंग कि जो नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन भी कर रहा है और रीअब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। तो ये फिल्ट्रेशन है ये तो हो रही है, कोई 99%, 99.5% जो फिल्ट्रेट होता है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और ये सारा का सारा डिफ्यूजन के मेथड से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मेथड से, काउंटर करंट मैकेनिज्म की मेथड से, हार्मोन्स की मदद से। स्टूडेंट्स, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये पोस्टीरियर लूप बनाता है, ठीक है। पोस्टीरियर लूप जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये इसको तैयार करता है हार्मोन को, और फिर ये ब्लड में छोड़ा जाता है। तो ब्लड से यू कैन से दैट कि इस मेम्ब्रेन के ऊपर आके ये एक्शन करता है पोस्टीरियर लूप, और यहाँ से यू कैन से कि ये सारा का सारा जो एडीएच है इस मेम्ब्रेन के ऊपर कलेक्टिंग डक्ट से सारा का सारा पानी दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा देता है ब्लड वेसल में, यानी ये जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं तो इनके अंदर दोबारा ये पानी आ जाता है। और याद रखना स्टूडेंट के एक चीज़ याद रखिएगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मकसद ये होता है कि जब आपका जो ब्लड है उसमें दो कंडीशनें आती हैं, हाइपोऑस्मोटिक और हाइपरऑस्मोटिक। हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन क्या होती है कि जब आपका बहुत ज़्यादा पानी होता है, आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पानी होने पर ये बहुत कम रिलीज़ होता है, यानी एडीएच बहुत कम रिलीज़ होगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यूरिन भी ज़्यादा बन जाती है। लेकिन जब आपकी बॉडी का कंडीशन यानी ब्लड में पानी कम होता है तो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन होती है आपके ब्लड की, तो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन में एडीएच बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ताकि आपको पता है कि ऑलरेडी आपके ब्लड में पानी कम है, तो अगर वो फिल्टर होकर चला गया, यूरिन बन गया ज़्यादा, तो फिर आपको डेफिनेटली पानी की कमी हो जाएगी। तो एडीएच क्या करता है कि सारा का सारा पानी रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि नेफ्रॉन की जो है वो एनाटमी क्या है, ठीक है। नेफ्रॉन की हमने एनाटमी पे बात कर ली है और इसके अलावा इसकी फिजियोलॉजी पे बात कर ली, ठीक है। फिजियोलॉजी ये होती है कि फंक्शन कैसे कर रहा है नेफ्रॉन, एनाटमी क्या होती है कि इसकी शेप वगैरह क्या है। किडनी की भी एनाटमी समझने की कोशिश की है, लेकिन हमने नेफ्रॉन की एनाटमी पर पूरा गौर करने की कोशिश की है कि आखिर ये नेफ्रॉन जो है कैसे फंक्शनल है। याद रखो नेफ्रॉन जो है वो वर्टिब्रेट्स में डेवलप हुआ है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट के, इन सब में नेफ्रॉन फंक्शनल है। और नेफ्रॉन ऐसी कंडीशंस में हमें पानी सेव करके देता है कि जिस कंडीशन में पानी ज़्यादा नहीं है, यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आप कह सकते हो कि पानी ज़्यादा नहीं है। तो एक मैं आपको बात थोड़ा सा बता रहा था कि जो जेक्स्ट्रा मेडुलरी है ये नेफ्रॉन थोड़ा सा, इसका लूप ऑफ हेनले जो है ना इसमें होता है, मेड्यूला में होता है, तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है जो मेड्यूला में जब नेफ्रॉन इसका होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। तो लिहाजा इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंसनट्रेटेड यूरिन जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बनाते हैं। तो इसमें से बहुत से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और इवन राइट अ नोट ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अभी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरी डिस्क्रिप्शन को देखें इस वीडियो की, या चैनल को विज़िट करें, प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सी चैप्टर्स को डिस्कवर कर सकते हैं, लिंक्स को डिस्कवर कर सकते हैं। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपने दोस्तों को मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।